नमस्कार दोस्तों, कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब उस पेपर के हमारे पास 20 क्वेश्चन और रिमेनिंग थे, तो आज हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 21 वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, समय ख़राब नहीं करेंगे। हाँ, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो 21 है और आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं। लिखा हुआ है, मान लीजिए कि कार्बन, ये देखिए आप में कार्बन X से जुड़ा है, किसी भी समूह से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन की सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन चारों में से किस में होगी। तो कार्बन की विद्युत ऋणता का पता कैसे लगाएंगे, कब ज्यादा होती है कब कम होती है। तो देखें, जब कार्बन चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, एक कंडीशन तो कार्बन की होती है ये, यानी संकरण होता है इसके अंदर sp3। जब कार्बन एक तरफ डबल बॉन्ड से जुड़ जाए, एक कंडीशन होती है, तो संकरण होता है इसमें sp2। और कभी कभी कार्बन जुड़ा होता है एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड से, एक तरफ सिंगल बॉन्ड से, जब जाकर होती है उसमें संकरण अवस्था sp। तो जब sp संकरण आता है यानी कार्बन एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तब इसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है। विद्युत ऋणता सर्वाधिक इस कंडीशन में होती है। और ये कंडीशन कब आती है, जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जुड़ते बंद कक्षा कैसी हो जाती है उसकी, sp। और हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि कार्बन की सर्वाधिक विद्युत ऋणता किस बंध में है। तो मैंने बताया सर्वाधिक विद्युत ऋणता ट्रिपल बॉन्ड आने पर होती है। ट्रिपल बॉन्ड कब होता है, जब sp बंध कक्षक होता है। इनमें sp कहां है, ये रहा। तो हमारा आंसर सही हो गया। अगर वो पूछता न्यूनतम किस में होती है, तो sp3 लगा देते। सबसे कम होती है sp3 में, सबसे ज्यादा होती है sp में। sp में क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। ये पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सकारात्मक को धनात्मक भी कहा जा सकता है। धनात्मक प्रेरणिक या प्रेरक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, निम्न में से किस समूह का होता है। धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज। तो इन सब में देखें आप, पॉजिटिव चार्ज किस में है और कितने ज्यादा वो ट्रांसफर हो सकता है। तो देखो Cl में सबको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, यदि पॉजिटिव मानेंगे तो आगे शिफ्ट नहीं होगा वो। CH3O यानी मेथोक्सी आयन, इसमें भी नेगेटिव चार्ज, आगे शिफ्ट होगा तो एक ही कार्बन है। एल्किल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको, 3। तो 3 कार्बन तक ट्रांसफर हो सकता है ये। और NO-, इसमें कोई ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि कार्बन ही नहीं है। तो C7 ये हमारा ग्रुप है प्रोपाइल, इसको लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2। यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर शिफ्ट हो सकता है, इस पर भी शिफ्ट हो सकता है। तो प्रेरणिक प्रभाव यही होता है, कार्बन के चयन पर पॉजिटिव का चलना या नेगेटिव का चलना। पॉजिटिव का चलना होता है धनात्मक प्रेरक प्रभाव और नेगेटिव का चलना होता है ऋणात्मक प्रेरक प्रभाव। तो यहाँ पॉजिटिव आगे चल रहा है, तो इस कंडीशन पे ज्यादा आगे चल रहा है, ज्यादा ट्रांसफर हो रहा है इसके अंदर। तो हमारा आंसर आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ, क्या होगा, C, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी और कार्बन की संख्या ज्यादा है। तो इस समूह में सबसे ज्यादा प्रेरक प्रभाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विमान में उपयोग होने वाले पेट्रोल में होना चाहिए, जो हवाई जहाज होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, उनके जो फ्यूल होता है पेट्रोल, उसमें क्या होना चाहिए। हमारे पास 4 ऑप्शन है। यहां पर पैराफिर की जगह आएगा पैराफीन, पैराफीन। देखो भैया, सीधी श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन भी सही हो सकता है और अति श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन यानी पैराफीन भी सही हो सकता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं होते पेट्रोल में, ओलिफिनिक भी नहीं होते। अब हमारे पास आंसर रह गए 2। इन दोनों में से कौन से हैं जो पेट्रोल, कौन से एरोप्लेन के पेट्रोल में यूज होते हैं। तो आपको ध्यान है, सीधी श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया ये ऐसा हाइड्रोकार्बन कार्बन की चेन सीधी हो। और अति श्रृंखलित पैराफीन क्या हो गए, जिसमें चेन की ब्रांचेज होंगी। ये इन दोनों में डिफरेंस, क्या है। पहला जो डिफरेंस जो सबसे मेन है, पेट्रोल हवाई जहाज में यूज होता है, उसका मुख्य कारण क्या है, जब हवाई जहाज ऊंचाई पर जाता है, तो वहां पर ठंडी हवाओं के कारण किसी भी फ्यूल के जमने की कंडीशन हो सकती है, जम सकता है। इन दोनों में से
जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जमने की जो क्षमता होती है, इसकी जल्दी होती है, जल्दी जम जाता है, ये थोड़ा धीरे धीरे जमता है, यानी इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो जमेगा नहीं फ्यूल, क्योंकि एरोप्लेन बहुत हाइट पर उड़ते हैं। अगर ये हाइट पर जाएगा और पेट्रोल जम जाएगा तो हो सकता है कि विमान का इंजन फेल हो जाए या प्रॉपर रूप से वो ना चले। इसलिए ब्रांच वाले हाइड्रोकार्बन या पैराफिन हम यूज लेते हैं पेट्रोल में। किसके में? विमान के पेट्रोल में। तो मुख्य कारण इसका समझ में आ गया होगा आपको। इसका फ्रीजिंग पॉइंट यानी इसका हिमांक जो होता है वो क्या है? ज्यादा होता है, यानी थोड़ी अधिक देर में जमता है। ये कितना ही ठंडो, लगभग इसका होता है -47 डिग्री सेल्सियस। ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। इसलिए विमान में जो पेट्रोल होता है उसके अंदर ज्यादा ब्रांच वाले पैराफिन काम में लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या है इसका? डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश व ऊष्मा की उपस्थिति से टोलुइन का क्लोरोनीकरण करो। देखो भाई रिएक्शन आगे सब। टोलुइन, इसका फॉर्मूला आप सब जानते हैं, बेंजीन पर CH3, ये टोलुइन। क्लोरोनीकरण, क्लोरीन से रिएक्शन, ये कराइए। यहां से एक H, यहां से एक Cl, ये रिएक्ट करेंगे, HCl बाहर और यहां पर रहा CH2, इस पे ऐड करेंगे Cl। फिर कह रहा है NaOH, NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो यहां से Cl और यहां से Na, नेगेटिव पॉजिटिव, NaCl रिएक्शन से बाहर, और यहां हो गया हमारे पास बेंजाइल एल्कोहल CH2OH। इस रिएक्शन को आगे अपन करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, इसका ऑक्सीडाइजेशन। तो एल्कोहल हमेशा ऑक्सीडेशन किस में बदलता है बेटा? एल्डिहाइड में। तो ये बदल जाएगा एल्डिहाइड में। इसको वापस ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये बदल जाता है कि इसमें एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा फाइनल कंपाउंड है। फाइनल कंपाउंड है बेंजोइक एसिड। क्या नाम बेटा इसका? बेंजोइक एसिड। और इस ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा चारों में से बेंजोइक एसिड का है डी। तो हमारा जो राइट आंसर वो क्या है? डी। और सारे आंसर क्या है? गलत। इसके लिए हमको रिएक्शन पता होनी चाहिए थी कि टोलुइन की रिएक्शन में क्या क्या करना है। पहले क्लोरीन से रिएक्शन करानी है, फिर NaOH से रिएक्शन करानी है। उसके बाद जो प्रोडक्ट बना उसका आगे ऑक्सीडेशन हो सकता है क्या? हो सकता है। एल्कोहल है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो हमेशा एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है? अम्ल बनता है। इसलिए फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ? बेंजोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 25, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक रिलेशन दिया हुआ है, संबंध दिया हुआ है। यह संबंध या यह नियम किस साइंटिस्ट ने दिया? तो 11th क्लास से पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर, परमाणु संरचना वाला चैप्टर, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। क्या था बेटा? डेल्टा P क्या है? संवेग में अनिश्चितता, और डेल्टा X क्या है? स्थिति में अनिश्चितता। इन दोनों अनिश्चितताओं का गुणनफल किसके इक्वल है? H/4π के इक्वल। यह हाइजेनबर्ग का सिद्धांत था कि किसी भी सूक्ष्म कण के लिए जो गतिशील हो, यह नियम है पूरा बता देता हूं, ऐसा कोई भी गतिशील सूक्ष्म कण की संवेग में अनिश्चितता और स्थिति में अनिश्चितता का गुणनफल H/4π के इक्वल होता है। यह हाइजेनबर्ग का सिद्धांत था। तो यही नियम यहां लिखा हुआ है, डेल्टा P इंटू डेल्टा X H/4π। किसने दिया? हाइजेनबर्ग ने। साइंटिस्ट का नाम है हाइजेनबर्ग। यह नियम हाइजेनबर्ग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे। VSEPR के सिद्धांत के अनुसार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन यहां पर बेटा 2 नहीं है, -2 है। SiF6 - 2 की ज्यामिति कैसी होगी, यानी साइज, शेप। इसके लिए हमको उस पर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना पड़ेगा। और हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का जो तरीका है वो देखें। सेंट्रल एटम कौन है इसके अंदर? सिलिकॉन। इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सिलिकॉन का जो होता है कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p2, बाह्यतम कोश का विन्यास। कितने इलेक्ट्रॉन आए बेटा? 2 + 2 4। तो आप बनाए 4 पॉइंट बनाए, 1 2 3 4।
ये 4 हमने पॉइंट बना लिया। अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो तो 4 पॉइंट, 6 इलेक्ट्रॉन तो 6 पॉइंट, 2 इलेक्ट्रॉन हो तो 2 पॉइंट्स। अब इस पर -2 चार्ज हो रहा है। क्या चार्ज है इस पर? -2। अगर -2 चार्ज होता है तो हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, और +2 चार्ज होता है हम इलेक्ट्रॉन को लेस कर देंगे, हटा देंगे। लेकिन यहां पर -2 है तो इस कंडीशन के बाद इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर सकते हैं। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गए इसके 6, होते 4 है, -2 कार्ड मैंने कितने कर दिए? 6। अब कितने F अटैच होने से? 6। 1F यहां पे अटैच हो जाएगा, 1F यहां पे अटैच हो जाएगा, 1F यहां पर, 1 यहां पर, 1 इस इलेक्ट्रॉन में और 1 इस इलेक्ट्रॉन। ये 6F हमने अटैच कर दी। अटैच करने के बाद देखेंगे बॉन्ड कितने हो गए, कुल टोटल काउंट कर लो तो करेंगे 1 2 3 4 5 6 आ गया। ये 6 हमारे पास जो कंडीशन आई, जो काउंटिंग है, इसको डिवाइड करना हमको एसपीडी में, एस कक्षक, पी कक्षक एंड डी कक्षक। हमेशा इसमें से एस को 1 ही देना है तो 1 दे दे, पी को मैक्सिमम 3 क्योंकि पी में 3 कक्षक होते हैं, और डी को मैक्सिमम 5, पर हमारे पास बच्चे कितने? 6 थे जिसमें 3 1 4 तो हो गए कंज्यूम, 2 और बच गए तो वो देंगे यहां पर। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन आ गया हमारे पास sp3d2। हमेशा किसी भी ज्यामिति के लिए, किसी भी शेप के लिए पहले हाइब्रिडाइजेशन का पता होना जरूरी है, और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का पता होना जरूरी है। अभी तो बॉन्ड पेयर है सारे, बंद युग में एक भी लोन पेयर नहीं बचा, यानी ऐसा इलेक्ट्रॉन अपना नहीं बचा, ये कंडीशन नहीं आई। तो हमारे पास हाइब्रिडेशन है sp3d2, और sp3d2 संकरण की आकृति होती है अष्टभुजीय। ये हमें याद रखना होगा, इसकी टेबल है, जब लेसन पढ़ाएंगे जब बताएंगे वेस्पर थ्योरी की पूरी। तो अष्टभुजीय सेफ होती है जब भी ये हाइब्रिडेशन होगा sp3d2। sp3d2 संकरण आते हैं अष्टभुजीय आकृति होगी, तो इसलिए हम कह सकते हैं SiF6 - 2 का आकार अष्टभुजीय होता है। तो आंसर हमारा हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 27। ये भी संकरण से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन है? जो अभी मैंने थोड़ी पहले कार्बन के बारे में बताया था वो वापस आ चुका। देखो, इसमें और इसमें कार्बन की कौन सी संकरण अवस्था बदली है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सेंट्रल कार्बन इसके अंदर है, ये कार्बन सेंट्रल है, O जुड़ा हुआ है इसके ऊपर, ये O जोड़ दिया, और इधर जुड़ा हुआ है NH2। उधर है CH3 सेंट्रल एटम है ये कार्बन, और इस पे जुड़ा हुआ N ट्रिपल बॉन्ड से ऐड होता है। तो ये ग्राउंड किया मैंने कार्बन, इस पर कौन सा संकरण था और कौन सा हो गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले चीख कर कहा था, अगर कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड हो तो sp3, कार्बन के एक तरफ डबल बॉन्ड हो तो sp2, और कार्बन के एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp। अब यहां देखें, इस कार्बन पे एक तरफ डबल बॉन्ड है, कौन सी कंडीशन आई? sp2, यानी इस कार्बन पर डेफिनेटली sp2 संकरण है, और इस कार्बन पे एक तरफ क्या आया? ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए इस पर कौन सा संकरण है? sp। तो sp2 से sp में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑप्शन हो गया sp2 से sp, और वाह, सी आंसर, ये करेक्ट आंसर हमारा। आगे बेटा समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु की परतें जो होती है, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में जो कार्बन की लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ये तो पता है आपको, वीक बॉन्ड होता है, इसलिए क्या करते हैं? एक दूसरे पर स्लिप करते हैं। तो वीक बॉन्ड कौन सा है? ये तो कोई बॉन्ड का नाम है विभिन्न बंध, ये तो गलत। सहसंयोजक बंध वीक नहीं होता। मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट में होता है लेकिन वो बॉन्ड नहीं बनाता, ये भी गलत। बच गया सीधा वांडरवाल बंध या वांडरवाल ऊर्जा, जो वीक बंध, वांडरवाल फोर्सेस लगते हैं, वांडरवाल बल लगते हैं ग्रेफाइट की परतों के बीच में। आंसर है डी। ये ऑप्शन थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये होना चाहिए था CH2Cl2, ये भी एक मिसप्रिंट है, CCl4, ये हमारे ऑप्शन है। अब क्वेश्चन कह रहा है किस में नेट द्विध्रुव आघूर्ण होगा? नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट। अब कई बच्चे होते हैं डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण जानते नहीं क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, CO2 है, इसकी स्ट्रक्चर है ये, C और O, एक तरफ देखना आपको, किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत किसकी ज्यादा है? O की। अब कई बच्चे सोचते सर ये पता कैसे चलता है आपको इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत इसकी ज्यादा है इसकी कम है? बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप 3 तत्व याद रखें, फोन बराबर डॉन,
फोन बराबर डॉन, इसका मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डॉन है। डॉन यानी गुंडा, ताकतवर होता, फिल्में देखी होंगी, ऐसा आदमी जो हर जगह से कहीं से भी लेके चले जाए, दे के नहीं आए, तो उसे कहते हैं डॉन। तो फ्लोरीन डॉन है, ऑक्सीजन डॉन है और नाइट्रोजन भी डॉन है। तो ओ आ रहा है ना इसमें, तो डॉन कौन है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाली ताकत किससे ज्यादा? ओ की। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इधर शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। तो इसका डायपोल मोमेंट हो गया, डायपोल मोमेंट का साइन होता है ये 0। तो इसको बोलते हैं, ये नेट द्विध्रुव गुण नहीं है, ये है नो नेट द्विध्रुव गुण, यानी इसमें नेट द्विध्रुव गुण नहीं है। जिसका 0 वैल्यू है उसमें नेट द्विध्रुव गुण नहीं होगा। 0 नहीं आनी चाहिए, कुछ भी वैल्यू है 0.1 ही आए, उसको बोलते हैं नेट द्विध्रुव गुण इसमें है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन इनमें देखते हैं हम, किसके अंदर नेट द्विध्रुव गुण, मतलब किसके अंदर कुछ वैल्यू आएगी, 0 नहीं आएगा। यहां से ले SnCl4, SnCl4, Sn और Cl में विद्युत ऋण ज्यादा होती है Cl की, क्योंकि Cl 17 ग्रुप का एलिमेंट है, इधर जाने में विद्युत ऋणता बढ़ती है हमेशा। तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इससे खींच रहा है, बैलेंस हो गया, कैंसिल। ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचा, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचा, कैंसिल। तो यहां तो आंसर है इसका 0। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है भैया, ये गलत हो गया, 0 नहीं आना चाहिए। नेट द्विध्रुव गुण 0 नहीं हो। CS2 बिल्कुल सेम एग्जांपल है, CO2 जैसा, ये भी गलत। CCl4 भी SnCl4 जैसा ही है, ये CCl4 का देखें, Cl ने इस Cl को कैंसिल किया, इस Cl के इस Cl ने कैंसिल किया, ये भी आंसर नहीं है। अब तो हमको आंसर दिखाई दे रहा है कि आंसर हमारा A है, इसको भी चेक कर लेते हैं। CH2Cl2, इस C से Cl ने लिया, इस H ने नहीं लिया, H ने C को दिया, क्योंकि C की विद्युत ऋणता H से क्या है? ज्यादा। ये देखो साहब, डायरेक्शन कैंसिल नहीं हुआ, एक ही डायरेक्शन चल रहा है, कैंसिल हो जाता तो 0 हो जाता। ऐसा ही यहां, ये डायरेक्शन भी कैंसिल नहीं हुआ, तो यानी इसका 0 नहीं होगा। और जिसका 0 नहीं होगा उसी का द्विध्रुव गुण कैसा होगा? नेट। तो नेट द्विध्रुव गुण का आंसर हो गया हमारा A, क्योंकि इसमें द्विध्रुव आघूर्ण का आंसर 0 नहीं आ रहा है। ये समझ में आ गया होगा आपको द्विध्रुव गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। K3Cr(C2O4) में क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं समन्वयी संख्या हिंदी में। समन्वयी संख्या और ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? बिल्कुल सही है। तो देखो भैया, समन्वयी संख्या जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, उसको निकालने के लिए हमको यहां जो कंपाउंड बना है, इसमें जो मेटल के पास होता है इसको बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? लिगेंड। इस लिगेंड का पता होना चाहिए। लिगेंड 5-6 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक दंतुक, जिसमें डोनर एटम एक हो। एक होता है द्विदंतुक, जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले 2-2 परमाणु हो। एक होता है त्रिदंतुक, जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले 3 परमाणु, ऐसे 6 तक होता है। तो हमको यह देखना पड़ेगा लिगेंड है कैसा। तो C2O4 जो लिगेंड होता है, मैं बता दूं आपको, -2 चार्ज है, ये द्विदंतुक लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है? द्विदंतुक, बाइडेंटेड, यानी 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। इसके अंदर कितने परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं? 2। अब ये है कितना यहां पर ये भी मिस्टेक है, यहां पर ये 3 आएगा। ये क्वेश्चन का जो सही आंसर, सही क्वेश्चन है वो है K3Cr(C2O4) का होल थ्राइस 3। बेटा ये है ये क्वेश्चन, इसको सही कर सकते हैं। तो यहां पर ये द्विदंतुक लिगेंड है, जो तो द्विदंतुक लिगेंड के लिए डोनर एटम हो गए 2, और है कितने ये? 3। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 6। ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। समन्वयी संख्या निकालने का तरीका है, लिगेंड का पता लगे, लिगेंड एक दंतुक है तो लिख देंगे 1, और जो उसकी संख्या उससे उसको गुणा कर देंगे। अगर लिगेंड द्विदंतुक है तो लिख देंगे 2, और उसकी संख्या कितनी थी? 3 से गुणा कर देंगे, आ गया 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। किसी भी ऑप्शन में नहीं, इस ऑप्शन में तो मुझे तो लग रहा है यही ऑप्शन सही होगा, 6 और 3, क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन मैंने किया नहीं अभी, लेकिन पता लग रहा है, आगे टाइम खराब करने की जरूरत है नहीं। फिर भी अब मैं तो समझाऊंगा आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का तरीका। अभी मैं लेसन भी चालू करूंगा कल से या परसों से। ऑक्सीजन अवस्था निकालनी पड़ती है धातु की, क्रोमियम की, इसकी निकालनी ऑक्सीजन अवस्था। कैसे निकालते हैं? K पर हमको चार्ज ऑलरेडी पता होना चाहिए कितना है। K पर चार्ज होता है +1, तो K कितना है यहां पर बेटा? 3। तो 1 पर +1 तो 3 पर हो गया +3।
और जिसका हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है Cr का, उसका मान लेंगे x। C2O4 पे चार्ज में लिखा देखो -2 चार्ज है C2O4 पे, है कितने -2, लेकिन कितने ये 3, तो क्या माइनस का 6। इक्वल में लिखते हैं हमेशा 0, क्योंकि ये कैसा कंपाउंड है, न्यूट्रल, उदासीन। x की वैल्यू निकालनी है, 6 को इधर शिफ्ट किया, प्लस का हो गया, +3 इधर गया तो हो गया -3, तो आंसर आया 3। तो ये ऑक्सीकरण अवस्था है 3 और ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। 6 और 3 आंसर था और यही आंसर हमारा करेक्ट आंसर। ऑक्सीकरण वाला चैप्टर सबसे पहले चालू करूंगा 1-2 दिन में, तब आप उसमें और डिटेल से बताएंगे ऑक्सीकरण कैसे निकालते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये न्यूमेरिकल आ गया, होए न्यूमेरिकल आया, मामला पुस, लेकिन बड़ा सरल सा न्यूमेरिकल है, देखते हैं। विलेयता उत्पाद पढ़ा होगा सबने, विलेयता उत्पाद को बोलते हैं KSP। KSP सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। विलेयता उत्पाद AgCl का कितना होगा, तो इसके लिए पहले फॉर्मूला, AgCl को इनके आयन में ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे तो टूटता है Ag+ और Cl-। ठीक है बेटा, इसकी विलेयता मान ली S, इसकी विलेयता मान ली मैंने S। K निकालते हैं इसका, K निकालने का तरीका सब जानते हो, साम्य स्थिरांक, उत्पादों की सांद्रता ऊपर और अभिकारक की सांद्रता नीचे, ऐसे लिखते हैं। AgCl को तो K के साथ लिखेंगे तो लिख सकते हैं KSP, AgCl इसमें आ गया। Ag+ की सांद्रता या सोल्यूबिलिटी कितनी है S, Cl- की कितनी है S, तो KSP की वैल्यू आई मेरे पास S²। ये इस AgCl के लिए फॉर्मूला बना। हमेशा KSP का फॉर्मूला ये नहीं होता, हमेशा हर यौगिक के लिए अलग अलग हो जाता है। तो यहां पर हमारे पास AgCl की बात कर रहे हैं, तो AgCl का KSP निकालने का फॉर्मूला है S², यानी विलेयता का स्क्वायर कर दो, और विलेयता हमको दे रखी है इसके अंदर, ये नहीं, इसका स्क्वायर करना विलेयता का, तो करें 1.8 × 10⁻³ स्क्वायर करना, तो वापिस एक बार लिख दो 1.8 × 10⁻³ इसको गुणा करना है। घातों को गुणा करते हैं तो जुड़ जाती हैं, तो 10 की घात होगी -3 और -3 हो गई -6, और आपको -6 देखो ना यहाँ दिख रहे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर किसी भी कीमत पर, ये भी नहीं हो सकता किसी की कीमत पर, बच गया आंसर हमारे पास 2। ये भी हो सकता है इस पावर से, ये भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा सही है, इसके लिए 1.8 को 1.8 से गुणा कर दो। 1.8 को 1.8 से गुणा करना मत, टाइम खराब मत करना, अगर गुणा करोगे तो 1 तो आएगा नहीं, तो ये भी गलत, ये आंसर। अब आप गुणा करके बाद में चेक करो, टाइम बच जाए, तो यही आंसर सही है, इसका C करेक्ट आंसर, ये सही आंसर। गुणा करोगे टाइम खराब होगा, तो ऐसे चेक कर सकते हैं आंसर्स को। और ये बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था जो आपके सामने चुटकी बजाते सॉल्व हो चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसका ये सही क्वेश्चन, प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत है, सही प्रदर्शन होगा। ये एक रिएक्शन लिखी हुई है, रिएक्शन में भी ये गलत लिख दिया, H2 + CO2, यहां रिएक्शन होगी H2 + CO2 C + H2O, ये गलत रिएक्शन है क्योंकि यहां पर वापस प्रिंट हो गया। इस रिएक्शन की प्रारंभिक सांद्रता H2 और CO2 की इक्वल है, बराबर है दोनों की सांद्रता, तो साम्य अवस्था पर इन दोनों के X मोल यूज हो जाते हैं, तो सही प्रदर्शन करने का तरीका क्या होगा, देखो H2 CO2 C + H2, ये हमारी रिएक्शन। इसकी सांद्रता मान ली मैंने 1, वो कह रहा है दोनों की ही बराबर है सांद्रता, इसकी मान ली मैंने 1, इन दोनों की 0-0, क्योंकि प्रोडक्ट बाद में बनता है, पहले रिएक्टेंट होते हैं, अभिकारक होते हैं, तो अभिकारक को 1-1 मान लिया, बराबर 2-2 मान लो, 5-5 मान लो, बराबर है। अब कह रहा है साम्य अवस्था जो होती है इक्विलिब्रियम, उस पर इसमें से X मोल टूट जाते हैं, उपयोग में आ जाते हैं दोनों के ही, तो इस एक में से X मोल इसके यूज आ गए जब प्रोडक्ट बन रहा है, इधर से भी X मोल यूज में आ गए, ये बनता है, इधर बन गए, ये भी X बन गया और ये भी X बन गया। अब कह रहा है कि इसको कैसे लिखेंगे इस रिएक्शन को, सही तरीका क्या है, तो K लिखते हैं इसका साम्य स्थिरांक निकालने का तरीका, C प्रोडक्ट ऊपर आता भी बताया था आपको मैंने, H2O नीचे अभिकारक है H2 और CO2,
इनकी सांद्रताएं आ चुकी हैं, इनको लिखें अब इनकी जगह। C की कितनी आई बेटा x, H2 की कितनी है x, H2 की कितनी है 1 माइनस एक्स, और इसकी भी कितनी है 1 माइनस एक्स। इसको आगे सोल्व करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स को 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इसको लिखा जा सकता है। ये आंसर कहां आ, ये रहा पहला आंसर, ए आंसर ठीक है इसका, ये करेक्ट आंसर है, बाकी सारे रॉन्ग। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है यार कैसे करेंगे, इतना कठिन क्वेश्चन क्या आ रहा है ये। अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा प्यार से पढ़ो, धीरे 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 पढ़ो क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे से निकल जाता है। घबराओ नहीं, प्यार से पढ़ो, प्यार से समझो, सब सॉल्व होगा। उसी से रिलेटेड फिर आ गया इक्विलिब्रियम के 3 क्वेश्चन हो गए साथ साथ, अच्छी बात है। क्या कह रहा है, कौन सा संबंध सही है, केपी और केसी रिलेशन। बच्चे सब जानते हैं, अरे सर ये तो क्वेश्चन आता ही आता है, केपी केसी रिलेशन तो आता ही आता है। देखो इस रिएक्शन के लिए केपी और केसी में क्या संबंध होगा, तो केपी और केसी में संबंध निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, केपी बराबर केसी आर टी की घात डेल्टा एन, ये फॉर्मूला है। अब इसको एक शॉर्ट तरीके से बता सकता हूं मैं, ये छोड़ो आप, देखो दूसरा तरीका लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन अपने सामने है, इस क्वेश्चन को सामने, तो आगे देखते हैं क्या करना है। डेल्टा एन निकालना आपको, डेल्टा एन। ये डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन है उत्पादों के मोल माइनस अभिकारकों के मोल, ये फॉर्मूला है। यदि डेल्टा एन 0 आ जाता है तो हमेशा केपी और केसी की वैल्यू बराबर होती है। तो हम इसमें देखते हैं इस रिएक्शन में डेल्टा एन क्या आ रहा है। डेल्टा एन कैसे निकलेगा, उत्पादों के मोल, उत्पाद इधर होता है, मोल यानी ये संख्या आगे कितनी है 2, माइनस अभिकारकों के मोल, इधर आगे कुछ नहीं है मान लेंगे 1, आगे कुछ नहीं है मानेंगे 1, और 1 और 1 कितनी हुई 2, 2 में से 2 गए तो 0। डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ गई 0, डेल्टा एन की वैल्यू 0 आ गई तो केपी केसी क्या हुए बराबर। यही आंसर हमारा ठीक है, आगे ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। और रिलेशन होते हैं, और रिलेशन आपको लेसन के साथ साथ बता दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, बता रहा हूं। शून्य कोटि, चौथा रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा। शून्य कोटि के अभिक्रिया का वेग दर निर्भर किस पर नहीं करता, सबको पता है सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रियाओं में अभिकारकों की सांद्रता नहीं बदलती। कोटि का मतलब होता है कितने चीजों की कितने अभिकारकों की सांद्रता बदली। यदि एक अभिकारक की सांद्रता बदलती है तो प्रथम कोटि की क्रिया, 2 अभिकारकों की सांद्रता बदलती है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, और एक भी अभिकारक की सांद्रता नहीं बदलती है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में सांद्रता नहीं बदलती, इसलिए शून्य कोटि की अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। यही आंसर हमारा सही है। आगे चले। इस क्वेश्चन में दर नहीं है, कोटि पूछी है। कोटि, अभिक्रिया किस कोटि की होगी। कोटि अभी मैंने बताया आपको इस पिछले क्वेश्चन में। कोटि का मतलब होता है कितने अभिकारकों की सांद्रता बदली है, उसे कोटि की डेफिनेशन में काउंट कर लेते हैं। कोटि होती है कई प्रकार की, आधी कोटि की अभिक्रिया, 1 कोटि की अभिक्रिया, 2 कोटि की अभिक्रिया, ये भिन्नों में भी आ जाती है। 3/2 कोटि की अभिक्रिया, वो लेसन पढ़ेंगे जब और बताएंगे डिटेल से। अभी फिलहाल हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि यह किस कोटि की अभिक्रिया है, 0.5 कोटि की, 1 कोटि की, 2 कोटि की, 1.5 कोटि की, यानी 1.5 कोटि की। ऑर्डर, किस ऑर्डर की रिएक्शन है ये। तो इतना बड़ा क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही घबराहट, पसीना चालू हो रहा है यार कैसे करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें दिख रहा है आपको साफ साफ रिएक्शन, मतलब क्वेश्चन ही खुद ही चीख चीख कर कह रहा है। क्या कह रहा है कि भाई मेरा आंसर ये है, पर हमको ढूंढना है, सुनना है क्वेश्चन को, उसका आंसर कहां से चीख रहा है वो। देखो भाई, ये शर्करा का विलयन है जिसकी प्रारंभिक सांद्रता 0.12, 10 घंटे बाद, 20 घंटे बाद ये आधी रह जाती है 0.06,
आधी रह गई। आधी का मतलब अर्ध आयुकाल। आगे मत पढ़ो क्वेश्चन, अभी यहीं तक देखो। अर्ध आयुकाल, हाफ लाइफ टाइम आ गया ये। तो अर्ध आयुकाल निकालते हैं, इनका कैसे निकलेगा? के प्रारंभिक सांद्रता दे के इसमें आ गया 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का कांस्टेंट यानी रेट कांस्टेंट वेग की तरह निकालने का फॉर्मूला है। अपन को लेके देखना पड़ेगा, प्रथम कोटि का, जीरो कोटि का, सभी देख के देखें। तो प्रथम कोटि से कर रहा हूं मैं तुझको, एक कोटि से 2.303 टाइम है 10 घंटे, छोड़ो टाइम को, log a यानी होती है प्रारंभिक सांद्रता, कितनी थी 0.12, बची हुई कितनी है बाद में 0.06, कैंसिल किया गया 2, log 2, log 2 की वैल्यू होती है सब जानते हैं 2.303 10 और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.693 अपॉन 10। और हाफ लाइफ टाइम जो होता है उसका 10 यहाँ लें 0.693 अपॉन के। ये हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला था फर्स्ट ऑर्डर का जो हमारा आ चुका है। हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का जो अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला था यही होता है 0.693 अपॉन के। तो हमारे फर्स्ट कोटि के यानी प्रथम कोटि के फॉर्मूले में जमाने पर हमारा इन दोनों वैल्यू डालने पर एग्जैक्ट ऐसी चीज आ गई जो प्रथम कोटि में आती है। तो बिल्कुल डेफिनेटली जाहिर सी बात है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अगर यही वैल्यू में अर्ध कोटि की अभिक्रिया में डालता, शून्य कोटि की अभिक्रिया में डालता, दो कोटि की अभिक्रिया में डालता तो मेरा आंसर नहीं आता। जो उसका मान है वही मान इन दोनों मान से आ गया, तो यानी ये सिद्ध हो गया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए हमारा आंसर हो गया बी। इन्हें देखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल पोर्शन अपन और चालू करेंगे डिटेल से, तब और अच्छा समझ में आएगा। हेंस का नियम किस में उपयोग होता है? हेंस का नियम हमने पढ़ा होगा। हेंस के नियम में एक चक्र बनता है, उस चक्र में हर प्रकार की ऊष्मा निकलती है। जब किसी ठोस को द्रव में बदलता है तो अलग ऊष्मा निकलती है, गलन ऊष्मा। जब किसी ठोस को गैस में बदलता है तो ऊर्ध्वपातन ऊष्मा, यानी बहुत प्रकार की। कोई बंध तोड़ता है तो बंध ऊष्मा, कोई बंध जुड़ता है तो संभवन ऊष्मा। हेंस के नियम में सारी ऊष्मा का यूज होता है। तो कह रहे किस हेंस का नियम किसके निर्धारण में है, किस चीज को यूज करने में, किसको डिसाइड करने में काम आता है? अभिक्रिया की ऊष्मा बिल्कुल पता चल जाती है हेंस के नियम से। निर्माण यानी संभवन की ऊष्मा पता चल जाती है, फॉर्मेशन। बंध का निर्माण की ऊष्मा पता चल जाती है। और ये लो साहब, ये तो फिर तो सही बात है, उपरोक्त सभी पता लगता है हमको हेंस के नियम से। हेंस के नियम में हर प्रकार की अभिक्रिया से निकलने वाली ऊष्मा, बनने वाली ऊष्मा का पता या निर्धारण किया जा सकता है। ये तो सारे ही ऊष्मा दे रखी है, तो हेंस के नियम से उपरोक्त सभी ऊष्माओं का निर्धारण किया जा सकता है। बफर विलियन, ये भी एक न्यूमेरिकल है। आओ चेक करते हैं बफर विलियन का पीएच क्या होगा। ऊपर से मत पढ़ो, पहले नीचे देखो क्या ज्ञात करना है। बफर विलियन का पीएच क्या होगा? ये वैल्यू होती है pKa की। बफर विलियन का पीएच ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखें, पीएच pKa सॉल्ट यानी लवण। अब इसमें क्या दिया हुआ है? ए यानी एसिड, के भी होता तो क्षार, तो ए है तो यहां पर डेफिनेटली क्या आएगा? अम्ल। और सवाल में हमको अम्ल दिया होगा, अम्ल दिया हुआ, बिल्कुल सही है, एसिटिक एसिड। ये फॉर्मूला हमारा, वैल्यू डालें इसके अंदर। ये कंसंट्रेशन है, सांद्रताएं। पीएच निकाल रहे हैं, pKa की वैल्यू क्या दी हुई है? 4.76। लवण की सांद्रता, लवण कौन सा है? सॉल्ट। ये रहा। सांद्रता कैसे लगाएंगे? 20 ml है और 0.5 इसकी सांद्रता, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 20 × 0.5। नीचे एसिड, एसिड कितना है? 10 ml है, कंसंट्रेशन है 10 × नहीं हो गया, तो pH 4.76, इसको मल्टीप्लाई करता है 1, नीचे सॉरी 10, यहां भी है 10, 10 से 10 कैंसिल, एक आया, यही आंसर आ गया 4.76। यही हमारा क्या है? pH है क्या? 4.6 आंसर बेटा, और मिल गया, यही आंसर है। तो बफर की pH निकालने का फॉर्मूला होता है, दो होते हैं pH फॉर्मूले। एक तो होता है pKa लवण बटा अम्ल, या pKb लवण बटा क्षार। बस
इन दोनों की कंसंट्रेशन लिखनी, सांद्रता, जो सांद्रता हमको दी हुई होगी, नहीं दी होगी तो ऐसे दे देगा इतनी सांद्रता का लेकिन 10 ml है तो उसको 10 ml से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इतनी सांद्रता का लेकिन 20 ml है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सोल्व कर लिया, अब आंसर आ गया 4.76। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्राउन रिंग किसके कारण बनती है? ये तो एक प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन है। ब्राउन रिंग टेस्ट होता है जो नाइट्रेट के टेस्ट के काम में आता है, केमिस्ट्री में जो प्रैक्टिकल होता है, इसमें एक आयन होता है, मूलक होता है NO3- नाइट्रेट, इसका टेस्ट करने के लिए काम आता है। इसमें टेस्ट में जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट के अंदर फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड, दो चीज मिलाते हैं इसका सॉल्यूशन बनाकर, इसका टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन बनाते हैं, जो भी सॉल्ट दिया हुआ, और टेस्ट ट्यूब कैसे तिरछी कर लेंगे, सॉल्यूशन यहां तक आया हमारा, इसमें डालते हैं फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन, वो यहां तक आ गया। ये सॉल्यूशन है बेटा FeSO4.7H2 इसका होता है, ये है सॉल्यूशन तुम्हारा सॉल्ट का NO3 का। अब इसमें यहां से सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं सॉल्यूशन में, कंसंट्रेट, ये आता था यहां पे जिस पॉइंट पर मिलता है, इस पॉइंट पर, वहीं पर एक ब्राउन कलर की रिंग बनना शुरू हो जाती है, इसी को बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है ब्राउन रिंग आता कौन से कंपाउंड के बनने कारण है, तो ये कंपाउंड है जो ब्राउन रिंग बनने कारण आता है इसका, FeH2O5NOSO4, ये ब्राउन रिंग टेस्ट में जो कंपाउंड बनता है उसका फॉर्मूला है ये। आगे चलते हैं। मेलेकाइट, मेलेकाइट है इसको तो कॉपर का, कॉपर का इसका मेलेकाइट, डायरेक्ट क्वेश्चन याद करने, मेलेकाइट कॉपर का होता है CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला होता है। 40 क्वेश्चन। प्राकृतिक पायसन गाय के दूध में स्थायीकरण कारण है, गाय के दूध में स्थायीकरण का कारण प्राकृतिक क्या है, तो गाय के दूध में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन में होती है केसीन, केसीन पाई जाती है, केसीन के कारण स्थायी होता है प्राकृतिक पायसन। गाय के दूध के स्थायीकरण का कारण क्या है, केसीन, गाय के केसीन लगभग 87% सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए गाय के दूध के स्थायीकरण का कारण क्या होता है, केसीन। वसा के कारण गाय का दूध स्थायी नहीं होता, पानी के कारण नहीं होता, मैग्नीशियम आयन नहीं होते, क्या होता है बेटा, एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम होता है केसीन, इसके कारण गाय का दूध क्या होता है, स्थायी होता है, ये स्थायीकरण कारण है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन कल हुए थे, 21 से 40 क्वेश्चन हमारे आज कंप्लीट हो गए हैं। इन 40 क्वेश्चन के बाद हमारा जो पेपर था कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। इसमें जो भी कोई प्रॉब्लम हो वो कमेंट्स बॉक्स में डालकर आप पूछ सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूट में जो नंबर दिए हुए हैं ऑनलाइन चैनल पर उसमें भी आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार देखें, पूरी तरह से देखें शुरू से अंत तक, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, अन्यथा कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको केमिस्ट्री में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए, और निकट भविष्य में होने वाली जेट और ICAR के एग्जाम में आपको निश्चित रूप से सफलता हासिल हो। थैंक यू।